केमिकल इक्विलिब्रियम की हम डिटर्मिनेशन कैसे करें, कैसे हम मालूम करें कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे किसी भी केमिकल सिस्टम में अगर होगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि सपोज ये एक क्लोज सिस्टम है, अभी जो हमने डिस्कस किया, और इसमें रिएक्टेंट है ए और रिएक्टेंट है बी, ये दोनों आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं C+D। अब देखिए नॉर्मल बात ये है कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो ए और बी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा होगी क्योंकि अभी तक आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया। तो मैं कहता हूं ये रिएक्टेंट ए मैंने किसी फ्लास्क के अंदर रखा है और फ्लास्क सारा का सारा भरा हुआ है इस केमिकल से, क्योंकि इसने अभी तक रिएक्ट ही नहीं किया। और जो रिएक्टेंट बी है वो भी सारा का सारा आपने फ्लास्क में रखा है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन स्टार्ट करें, अब ये दोनों वक्त के साथ साथ कम होंगे क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। और जब आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो ये दोनों जो है ये दोनों मैक्सिमम है, लेकिन प्रोडक्ट अभी तक जीरो है, अभी तक प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर इसमें कमी आएगी तो वक्त के साथ साथ इसमें ज्यादती आएगी। ये वक्त के साथ साथ डिक्रीज होगा और ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगा। एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि ये मुकम्मल खाली हो जाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट सारा का सारा खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में हमने गैसेस रखे हैं। और अभी हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर क्लोज सिस्टम हो और गैसेस हो, वो केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की ज्यादा कोशिश करेगा। अब ये बाहर नहीं जा सकता, क्लोज सिस्टम है, मैटर बाहर नहीं जाता, तो ये दोबारा ब्रेकअप होके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखिए अगर टाइम अभी फिर से अगेन आपने स्टार्ट नहीं किया तो ये दोनों मैक्सिमम है और ये जीरो है। अब वक्त के साथ साथ ये डिक्रीज होगा और वक्त के साथ साथ ऊपर वाला इंक्रीज होगा और ये एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि अगेन ये मैक्सिमम हो जाएगा और अगेन ये जो दोनों फ्लास्क है ये खाली हो जाएंगे। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? अब हर सिस्टम खुद को क्या करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की, वर्ल्ड एंड स्टेबलाइज करने की। तो ये स्टेबलाइज करने के लिए ये सिस्टम एक डिसीजन लेगा और वो डिसीजन ये है कि हम ऐसा नहीं करते कि मैं कंप्लीटली खत्म हो जाऊं और आप कंप्लीटली बन जाए, फिर आप कंप्लीटली डिकम्पोज हो और मैं कंप्लीटली दोबारा रिफॉर्म हूं। नहीं, ऐसे कर लेते हैं कि कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। तवाजुन मेंटेन करने के लिए मैं कुछ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके आपको बनाऊंगा और आप कुछ मॉलिक्यूल दोबारा डिकम्पोज करके मेरे जो नेचर की चीजें हैं वो बनाए। तो जितने टाइम में पार्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उतने ही टाइम में प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दोबारा डिकम्पोज होके क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट। तो दोनों का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि कुछ अमाउंट इसका आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनाएगा। इसी सिस्टम को और इसी पॉइंट को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन इसे कहते हैं जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन इसे कहते हैं जब प्रोडक्ट दोबारा ब्रेकअप करके रिएक्टेंट बनाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का वो स्टेप जिसमें इस फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो अगर इस रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो, ऐसे हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी इलाबोरेट करते हैं कि ये रेट क्या है। तो जिस तरह फिजिक्स में आप रेट को स्पीड बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, तो चूंकि ये तो एक केमिकल सिस्टम है, ये डिस्टेंस तो कवर नहीं करता, तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। केमिकल सिस्टम का जो स्पीड है वो हम उसके मिकदार से लगाते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का ज्यादा मिकदार चेंज हो रहा है कम टाइम में, तो उस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर बहुत ज्यादा टाइम में
कम मिकदार आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो हम कहते हैं इस केमिकल रिएक्शन का रेट इंतहाई स्लो है। अब जिस तरह लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आयनिक रिएक्शन के रेट इंतहाई फास्ट होते हैं, वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन जो मैंने लास्ट टाइम बताया था उसकी जो काइनेटिक्स है वो स्लो है, वो ज्यादा टाइम में बहुत कम प्रोडक्ट आपको देता है। तो रेट कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। अब देखिए सिंबॉलिकली डेल्टा सी डिवाइड बाय टी, बाज बुक्स में डी सी डिवाइड बाय टी है, बाज बुक्स में डी एक्स डिवाइड बाय डी टी है। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से इंजीनियरिंग वाले अच्छे समझते हैं, डी एक्स डिवाइड बाय डी टी बोलते हैं। अब देखिए ये जो स्पीड है इसको भी दो तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसकी स्पीड को कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, चूंकि ये एक रिवर्स रिएक्शन है, इसकी रेट को कहा जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और इसका यूनिट हम कैसे डिटरमिन करेंगे, तो आप ये याद रखिएगा कंसंट्रेशन का जो यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, पर डीएम क्यूब है ना। और ये हम कैसे डिराइव करते हैं, डेल्टा सी इज इक्वल टू मोल और डिवाइड बाय पर डीएम क्यूब, यानी मोलरिटी की डिफिनीशन याद है ना, मोल पर लीटर, तो मोल डिवाइड बाय डीएम क्यूब। अगर इस डीएम क्यूब को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो -3 आ जाएगा, तो मोल पर डीएम क्यूब अपनी जगह, और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। अब आप इसको भी ऊपर लेकर जाए तो ये आ जाएगा मोल डीएम क्यूब और ये सेकंड इनवर्स, ये आपके पास रेट का यूनिट आ जाएगा, जिसको वैसे भी इस चैप्टर में हम जब डिटेल से इंशाल्लाह हर रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। अब देखिए इसी कंसिडरेशन को अगर हम सिंबलाइज करें कि A प्लस बी रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्ट करके C प्लस डी बनाता है। देखिए अगर टाइम 0 है तो A और B की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फुल है दोनों, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। When time is equal to T प्राइम, मतलब कि अब टाइम गुजर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर टाइम है, 2 मिनट है, 3 है, 4 है, तो वक्त के साथ साथ ये कम हो रहा है, देखिए, और वक्त के साथ साथ ये बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि ये मुकम्मल खाली हो जाएगा और ये मुकम्मल भर जाएगा। अब देखिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सारा का सारा प्रोडक्ट बना रहे। लेकिन अब इसका अपोजिट रिएक्शन होगा, और अपोजिट रिएक्शन ऐसे होगा कि सपोज ये प्रोडक्ट है, अब ये ज्यादा है और ये कम है। अगर कोई पार्टिकुलर टाइम है जिसपे ये ज्यादा और ये 0 है, तो देखिए ये अगर मैक्सिमम है और ये 0 है, अब वक्त के साथ साथ इसमें कमी आएगी और वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा और ये सारा का सारा बन जाएगा। लेकिन मैंने इससे पहले भी बताया ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, ये सिस्टम खुद को तवाजुन में लाने के लिए कुछ स्टेप्स इनिशिएट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम को गेन कर सके। तो ये खुद को ऐसे मेंटेन करेगा कि जितने टाइम में इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते हैं, उतने ही टाइम में वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दोबारा रिएक्टेंट बनाएंगे, और हम कहेंगे कि इस स्टेप पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल है, लिहाजा ये सिस्टम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए अगर उसी सिस्टम को जो अभी हमने डायग्राम में पढ़ा, अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, तो सपोज एक क्लोज सिस्टम है और एक गैसियस रिएक्शन है जिसमें A और B गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट, ये जब आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो भी गैसियस सिस्टम में है, C प्लस D बनाएंगे, और ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनाएंगे। अगर टाइम 0 है, द रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड येट, तो ये मैक्सिमम है और ये दोनों 0 है। लेकिन जब टाइम गुजरेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, तो ये डिक्रीज होगा और ये वक्त के साथ साथ ये इंक्रीज होगा। अब देखिए कुछ टाइम बाद अब ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों मुकम्मल 0 और ये दोनों मुकम्मल मैक्सिमम। अब एक और टाइम गेन होगा
कि अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक स्टेज आ जाएगा कि ये मुकम्मल जीरो और ये मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इस पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो कुछ देर बाद ये क्या करेगा, कुछ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में और कुछ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में यूनिट टाइम में उसकी इक्विलिटी होगी, जिसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, नेक्स्ट जो है इस केमिकल इक्विलिब्रियम को या इस सिस्टम को अगर हम ज्यादा एक्सप्लेन करें और इलाबोरेट करें तो इसके लिए एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये इन साइंटिस्ट ने टीचरवागे एंड गोल्डबर्ग ने पेश किया है और इसका बैकग्राउंड या इसका ताल्लुक जो है वो रेट और कंसंट्रेशन के साथ है। अब देखें, रेट हमने अभी पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन के स्पीड को कहते हैं, तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड का ताल्लुक मिकदार के साथ है। अगर किसी रिएक्शन का कम टाइम में ज्यादा मिकदार रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं उस रिएक्शन का रेट ज्यादा है, और अगर उसका कम मिकदार ज्यादा टाइम में प्रोडक्ट बनाता है तो हम कहते हैं उसका रेट कम है। तो मतलब रेट का ताल्लुक किसके साथ है, मिकदार के साथ है। तो ये इन्होंने कहा, जिस तरह एक आम सिस्टम का जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैक्रो बॉडी है और वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं उसका स्पीड ज्यादा है, और अगर कम फासला ज्यादा टाइम में कवर करता है हम कहते हैं स्पीड कम है। अब ये तो एक केमिकल सिस्टम है, तो केमिकल के सिस्टम का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है मिकदार में। तो ये कहता है कि रेट और मोलर कंसंट्रेशन इनका आपस में ताल्लुक है। अगर किसी चीज का मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। अब किस तरह से, आप कैल्शियम ऑक्साइड का एक छोटा सा पार्ट ले लें, चुनी, और आप इसको क्या करें, इस चुनी के पत्थर को पानी में डालें। सपोज आपके पास 10 लीटर का पानी है, एक छोटा सा पीस डालें, रिएक्शन का स्पीड कम होगा। मगर आप 1 kg स्टोन ले लें और वो उसको 10 लीटर पानी में डाल दें, किसका स्पीड ज्यादा आपको लगेगा, जिसका एक्टिव मास ज्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्शन का स्पीड भी ज्यादा है। अब देखिए, वक्त के साथ साथ इन्होंने अपनी जो रिसर्च की, जो एनालिसिस प्रोवाइड की, इसमें इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कंसंट्रेशन के बजाय एक्टिव मास। एक्टिव मास दरअसल इस कंसंट्रेशन को ही कहते हैं, मगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक खास स्टेप होगा, उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। उस स्टेप पे जितना कंसंट्रेशन मौजूद होता है उस कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास कहते हैं। उसको समझने से पहले यहाँ पे आते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक रिएक्शन है जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहले स्टेप में वो ए से लेकर बी बनाता है, दूसरे स्टेप में वो बी से सी बनाता है, और लास्ट स्टेप में वो बी से जेड बनाता है। और सपोज हमारा प्रोडक्ट जेड है तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो है वो हमारे पास, सपोज करें जो इस रिएक्शन का पहला स्टेप है वो सपोज 10 घंटे लेता है, दूसरा जो स्टेप है वो 1 मिनट लेता है, और तीसरा जो स्टेप है वो 0.1 सेकंड लेता है। पहला स्टेप 10 घंटे, दूसरा स्टेप 1 मिनट, और तीसरा स्टेप 0.1 सेकंड, या 1 सेकंड कंसिडर कर ले आसानी के लिए। अब देखिए, आप खुद बताइए, जब ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो सबसे ज्यादा टाइम पहला वाला स्टेप ले रहा है। ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और पहला वाला जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं होगा, और फिर ये नहीं होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो वाला स्टेप जो सबसे ज्यादा टाइम लेता हो, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता हो, तो वो रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल करता है। अब देखिए, 10 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट काफी कम टाइम है, और 1 सेकंड भी काफी कम टाइम है। इस रिएक्शन का स्पीड इन 2 स्टेप पे डिपेंड नहीं करता,
ये काफी शॉर्ट स्टेप है, लेकिन जो सबसे लंबा स्टेप है ये रिएक्शन इसका इंतजार करेगा और इसी रिएक्शन का स्पीड ये कंट्रोल करता है और इसी रिएक्शन की स्पीड की पहचान भी इसी स्टेप से है, इन दो स्टेप से नहीं है। तो ऐसा स्टेप जो स्लोएस्ट हो, जो रिएक्शन को कंट्रोल करता हो और रिएक्शन की रेट की पहचान हम उससे करें, इस स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मींस टी, डिटरमाइनिंग रेट मींस स्पीड, डिटरमाइनिंग मीन कि ये हमें वजाहत देगा किसी भी रिएक्शन के स्पीड के हवाले से। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें डिटरमिन करता है कि आया ये रिएक्शन स्लो स्टेप है या रिएक्शन फास्ट स्टेप रिएक्शन है, कम टाइम लेगा या ज्यादा टाइम लेगा। तो देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिन करता है, रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है। तो अब देखिए जब ए से बी बनेगा, कुछ मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करेगा, बी बनाएगा, बी का कुछ मॉलिक्यूल सी बनाएगा, बी का कुछ मॉलिक्यूल पर या सी का कुछ मॉलिक्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, जेड बनाएगा। अब इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको आप इग्नोर करें, ऐसा मिकदार जो सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो, उसी कंसंट्रेशन को एक्टिव मास कहते हैं। अब एक्टिव मास की समझ आई है ना। अब देखिए इसका कुछ हिस्सा इसमें कन्वर्ट होगा, इसका कुछ हिस्सा इसमें कन्वर्ट होगा और इसका कुछ हिस्सा इसमें कन्वर्ट होगा। ये भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है, ये भी है, लेकिन इस्लाम में हम सिर्फ वो वाला मिकदार पढ़ेंगे जो कहां से हासिल किया जाए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, स्लोएस्ट स्टेप से। उसको हम कंसंट्रेशन के बजाय क्या कहेंगे, एक्टिव मास। अब देखिए किस तरह से, अब इस तरह से देखिए यहां पे अगर अभी तक हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो हमारे पास 10 मोल पर डीएम क्यूब का सैंपल है। कितना है, 10 मोल्स पर लीटर। इतना सैंपल हमारे पास है, सही, इतना मिकदार है। पहले स्टेप में 6 मोल पर डीएम क्यूब ए जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, सपोज 6 मोल पर डीएम क्यूब। बाद में जाके 2 यहां पे और 2 यहां पे, ये भी 2 मोल पर डीएम क्यूब, ये भी 2 मोल और ये 6 मोल पर डीएम क्यूब, सारा मिला के कितना बनता है, 10 मोल। आप ये भी 2 इग्नोर करें, ये भी 2 इग्नोर करें, किसको कंसिडर करें, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक्टिव मास कहते हैं। अब 6 मोल पर डीएम क्यूब क्या है, एक्टिव मास, और ये इस्लाम में हम अभी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सिंबॉलिकली भी अगर आप देखें, ये सपोज करें आपके पास जो है ये 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है, 4 मोल पर डीएम क्यूब है। ये जब आपस में मिलती है तो सपोज करें 4 मोल पर डीएम क्यूब का प्रोडक्ट बनाती है। सपोज ये रिएक्शन 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में ये 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनाता है और दूसरे स्टेप में इन 3 के साथ चौथा मिलकर 4 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, सही है ना। पहला स्टेप अगर टाइम लेता है और वो लेता है 10 मिनट, क्या 10 मिनट, और दूसरा स्टेप टाइम लेता है 10 डेज। अब कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये हमेशा एक पॉइंट याद रखें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, बस पहचान ये है कि वो ज्यादा टाइम ले, स्लो। अब देखिए पहला रिएक्शन सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है और दूसरा रिएक्शन 10 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो जो दूसरे रिएक्शन पे जो कंसंट्रेशन है उसी कंसंट्रेशन को आप एक्टिव मास कहते हैं। इसकी समझ आइए, तो इसको अभी हम डिटरमिन करेंगे बाद में। अच्छा, इसी इंटरप्रिटेशन को अगर हम स्टेटमेंट वाइज पढ़े तो इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, मतलब कंसंट्रेशन। अगर मिकदार ज्यादा है उस रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा और अगर मिकदार कम है उस रिएक्शन का स्पीड कम होगा, मगर रेज़ टू द पावर, मतलब ये है अगर आपके पास कोई केमिकल है उसका स्पीड उसके कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर जितनी उसकी मोलर कंसंट्रेशन है उसको आपने पावर में लेकर आना है। जो अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है अगर कोई रिएक्शन है, मैं कहता हूं स्टेप ए जो है और स्टेप बी और स्टेप सी,
स्टेप ए में 4 मोल इन्वॉल्व है, स्टेप बी में 2 है और स्टेप सी में 1 है सपोज, तो ये ला इन दोनों के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये ला पहले स्टेप के लिए होगा। तो हम कहेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये सपोज रिएक्टेंट ए है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और इसकी मोलर अगर 4 है, मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर 4, जो अभी हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन से वाज़ेह हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम कंसिडर करें केमिकल रिएक्शन, इसमें ए मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है बी मोल ऑफ बी के साथ और ये बनाता है सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। ये जो स्मॉलर एबीसी कोएफिशिएंट है ये मोल्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी 1 2 3 4 जो भी है, और ये जो है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है ए बी सी डी। अब देखिए, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि अगर टाइम 0 है, इन दोनों की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और इनकी 0 है, तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करके सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी बनाएगा। लेकिन अगर टाइम 0 है, ये मैक्सिमम है और ये 0 है, अब जब टाइम गुजरेगा ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो देखिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, the rate of forward reaction is directly proportional to concentration of reactant। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड तब ज्यादा होगा जब ए और बी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मगर कौन सा कंसंट्रेशन? एक्टिव मास। अगर इन दोनों का एक्टिव मास ज्यादा है तो इस रिएक्शन का फॉरवर्ड जो रिएक्शन है इसका स्पीड भी ज्यादा है, और अगर इसकी मिकदार कम है तो इसका स्पीड भी कम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब 2 रिएक्टेंट हैं तो देखिए रिएक्टेंट ए एंड रेज टू द पावर कोएफिशिएंट्स, ये वो पावर है तो पावर ए, एंड कंसंट्रेशन ये दूसरा कौन सा है? बी, और इसका कोएफिशिएंट कौन सा है? तो पावर बी। अब देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेकर आते हैं, तो कांस्टेंट है के, और चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो के एफ and into concentration of A into power A और concentration of B power B, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। अब टाइम के साथ साथ ये 0 हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसकी कंसंट्रेशन 0 है और ये मैक्सिमम है। अब रिवर्स रिएक्शन होगा, वक्त के साथ साथ इसमें कमी आएगी और वक्त के साथ साथ ये इट इंक्रीजेस। तो देखिए, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन है, so rate of reverse reaction is directly proportional to concentration of product। अगर प्रोडक्ट का एक्टिव मास ज्यादा है उसका रेट ज्यादा है, अगर इसका एक्टिव मास कम है रेट कम है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए और इसको सिंबलाइज करने के लिए, तो देखिए प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है C और पावर C, और प्रोडक्ट है D और पावर स्मॉल d, और इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को दैट वुड बी रिवर्स रिएक्शन है, तो k स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और ये स्पीड कांस्टेंट को, सॉरी, और रिवर्स के लिए r, और ये पावर c और ये d और पावर स्मॉल d, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2। अब हमने यही पढ़ा कि सिस्टम ऐसा नहीं चलता रहेगा, सिस्टम खुद को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बैलेंस करेगा, और उस स्टेप पे रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल होगा। तो देखिए, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके इक्वल होगा, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड ये है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेप पे इक्वेशन 1 इक्वल होगा इक्वेशन बी के। तो इक्वेशन 1 का ये देखिए, आरएफ किसके बराबर है? आरएफ बराबर है के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और पावर बी, और राइट साइड में इक्वलिटी लगाए। अब जो आर आर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये किसके बराबर है? ये बराबर है के आर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, और इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, जो इक्वेशन 3 अभी हमने सजेस्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर आएंगे। अब देखिए, ये भी एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है मगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और ये भी कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट है मगर रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो ये बहुत इजी होगा
अगर हम इन कांस्टेंट को इकट्ठे लिखे और ये जो वेरिएबल्स है इनको हम इकट्ठे लिखे, तो हम ऐसे करेंगे, इसको यहां शिफ्ट करने के लिए इस के आर को दोनों साइड पे आप क्या करें, डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा के एफ डिवाइड बाय के आर। और इसको वहां शिफ्ट करने के लिए इस साइड को इसी पे डिवाइड करें, तब ये जब डिवाइड हो जाएगा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। तो देखिए इससे बन जाएगा के एफ डिवाइड बाय के आर इज इक्वल टू सी इंटू सी डी पावर डी और डिवाइड बाय ए पावर ए इंटू बी पावर बी। अब ऊपर अगर आप देखिए क्या है, ऊपर है प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोएफिशिएंट्स और नीचे क्या है रिएक्टेंट और रेज टू द पावर कोएफिशिएंट मोल्स, यानी इसके सी मोल है तो पावर सी, इसके डी मोल है तो पावर डी, इसका ए मोल है तो पावर ए और इसका बी मोल है तो पावर बी। सो फॉर सिंप्लिसिटी अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसको हम एक बड़ा कांस्टेंट बनाते हैं, ये फॉरवर्ड के लिए और ये रिवर्स के लिए। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये रिवर्स। लेकिन एक स्टेप आ जाता है जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस स्टेप को कहेंगे इक्विलिब्रियम। और इस पे जो कांस्टेंट है स्पीड कांस्टेंट, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। इसकी फर्दर डिटर्मिनेशन Kc क्या है, Kc की डिफिनेशन क्या है, Kc किस कंडीशन पे डिपेंड करता है, Kc का यूनिट पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन इसी ओवरऑल जो अभी तक हमने पढ़ा, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए, जब आपने ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी लिया, इसको रिएक्ट करके सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी बनाया, जब टाइम जीरो है, ये जो प्लॉट है वाई एक्सेस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, सही है, और ये जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सेस है। जब टाइम जीरो है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मैंने ऊपर डॉट लगाया है। यानी ये लाइन जो है ये ओरिजिन जीरो से स्टार्ट है, ये 1 मोल पर डीएम क्यूब, 2 3 4 5 सपोज 100 जो भी है, ठीक है, सपोज ये जो पॉइंट है 100 मोल पर डीएम क्यूब, और ये टाइम है 0 सेकंड 1 2 3 और जो भी है इस तरह आप चलते जाए। जब टाइम जीरो है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की। तो देखिए मैंने आर लगाया है, ए और बी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन जब टाइम गुजरेगा, इसका कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ नीचे आएगा, क्योंकि ये डिक्रीज होगा। और ये प्रोडक्ट है, जब टाइम जीरो है, आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है, तो ये हमने नीचे से स्टार्ट किया। मगर वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मैंने जिस तरह पहले कहा था, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, फिर रिवर्स ज्यादा होगा, मगर एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और उस स्टेप को क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, तो एक स्टेप ऐसे आ जाएगा जिस पे ये प्रोडक्ट मजीद लीनियर हो जाएगा, इसमें मजीद एब्रप्ट चेंजेस नहीं आएंगे, और ऐसा स्टेप आ जाएगा जिसमें रिएक्टेंट भी जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। यही स्ट्रेट लाइन ये डिटरमिन करता है कि अब दोनों बैलेंस हो चुके हैं। जितना कंसंट्रेशन किसी यूनिट टाइम में इसमें कन्वर्ट होगा, उस उतने ही टाइम में प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो दोनों हमें स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां से ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस होगा, इसी पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही इसी पॉइंट पे हम किसी रिएक्शन की कैसी जो है वो डिटरमिन करेंगे।